तो छात्रों, आज हम आपको बताने चल रहे हैं प्लानिंग अर्थात नियोजन। नियोजन क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करें। नियोजन का अभिप्राय है कि जब हम किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई योजनाबद्ध ढंग से कार्य करते हैं, कोई योजना बनाते हैं, तो उसे हम प्लानिंग कहते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जब प्रीफेस लिखा जा रहा था, आमुख लिखा जा रहा था, तो उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री जो योजना आयोग के चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उन्होंने जो पीवी नरसिम्हा राव जी ने योजना के नियोजन के उद्देश्यों को परिभाषित करते हुए कहा था कि बाजार मांग और पूर्ति की शक्तियों के बीच समन्वय स्थापित करता है। अर्थात मांग बढ़ेगी तो मूल्य बढ़ेगा और बढ़ी हुई मूल्य पर मांग घट जाएगी, बढ़े हुए मूल्य पर पूर्ति, अधिक लाभ की प्रत्याशा में पूर्ति बढ़ जाएगी और मांग और आपूर्ति के बीच में एक सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। तो बाजार मांग और पूर्ति के बीच एक संतुलन स्थापित करता है। तो लेकिन हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं और संसाधन सीमित हैं। इन अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें कई बार तरह तरह के प्रयास करने पड़ते हैं, उपाय करने पड़ते हैं, उद्योग करने पड़ते हैं, उद्योग धंधे लगाने पड़ते हैं, योजनाएं हमें बनानी पड़ती हैं। इन्हीं अनंत आवश्यकताओं और सीमित संसाधनों के बीच सामंजस्य बैठाने की प्रक्रिया को हम योजना कहते हैं। अर्थात बाजार जहां मांग और पूर्ति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, वहीं प्लानिंग, नियोजन आवश्यकता और संसाधनों के बीच अर्थात पूर्ति के बीच सामंजस्य बिठाता है। पहली पंचवर्षीय योजना के प्रीफेस में नियोजन को परिभाषित करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो तत्कालीन योजना आयोग के अध्यक्ष और प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हमें सतत प्रयास करने की जरूरत पड़ती है और इस सतत प्रयास के माध्यम से जो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं, उसी को हम नियोजन कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। तो ये रहा आपका प्लानिंग। अब सवाल है कि भारत में प्लानिंग की शुरुआत कैसे हुई। तो आपको बता दें, प्लानिंग की शुरुआत करने के लिए भारत में एक नियोगी समिति की स्थापना की गई थी। 15 मार्च 1950 को उन्होंने अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करते हुए प्लानिंग पर बल दिया, नियोजन की आवश्यकता को रेखांकित किया और इसी नियोगी समिति की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए भारत में 28 मार्च 1950 को योजनाओं की शुरुआत की गई, योजना आयोग की स्थापना की गई, प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई। प्लानिंग कमीशन की जब स्थापना की गई तो चूंकि हमने अपना जो वित्तीय वर्ष था वो शुरुआत करने की बात करी थी 1 अप्रैल 1950 को। अब आप ध्यान दीजिए, 28 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन की शुरुआत हुई और 1 अप्रैल 1950 को आपका वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है। हमारा जो भारत का वित्तीय वर्ष है वो शुरू होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को। अर्थात 9 महीना ये 9 मंथ और 3 मंथ ये दूसरे साल का, इस तरह से मिला करके हम कहते हैं 12 महीना। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है ये हमारा क्या कहलाता है, फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष। इसीलिए हम कभी भी जब
वित्तीय वर्ष की बात करते हैं तो 51-52, 2000, 2001, 2020-21 ऐसे हम बात करते हैं, क्योंकि हमारी जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। 9 मंथ, अगर हम जैसे 2020-21 की बात कर रहे हैं तो 9 महीना अर्थात 1 अप्रैल से दिसंबर 2020 और इसके बाद जनवरी से मार्च अर्थात 3 महीना, ये हमारा वित्तीय वर्ष है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। तो इस फाइनेंशियल ईयर को डिफाइन करते हुए अब ध्यान दीजिए कि 28 मार्च को प्लानिंग कमीशन की शुरुआत होती है, प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई। 1 अप्रैल 1950 यानी सिर्फ 3 दिन में योजनाओं को बना पाना संभव नहीं था, इसलिए 1 अप्रैल 1950 को योजना को टाल दिया गया, अर्थात प्लानिंग को टाल दिया गया, क्योंकि योजना बनाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है? पहले योजनाओं का ड्राफ्ट प्लान तैयार होता है, योजनाओं का ड्राफ्ट प्लान कैबिनेट से मंजूर होता है, कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसको संसद में रखा जाता है, संसद में रखे जाने के बाद जब संसद इसको पास कर देती है तो इसे एनडीसी को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, जो योजनाओं के अनुमोदन के लिए सर्वोच्च बॉडी होती है, सर्वोच्च संस्था होती है। योजनाओं का कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है आपसे, योजनाओं का अंतिम रूप से अनुमोदन कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पास जाता है। अगर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने कुछ सुझावों के साथ या योजना को वापस कर दिया या कुछ सुझाव दे दिया तो फिर उसी प्रक्रिया पर जाएगी। सबसे पहले प्लानिंग कमीशन में रखा जाएगा उन सुझावों को, प्लानिंग कमीशन इसको कैबिनेट अप्रूवल के लिए रखेगा, कैबिनेट अप्रूवल हो जाने के बाद फिर ये संसद में जाएगा और संसद के अनुमोदन के बाद फिर ये राष्ट्रीय विकास परिषद के पास जाएगा। तो प्रक्रिया इसकी इतनी लंबी है कि सबसे पहले प्लानिंग कमीशन एक ड्राफ्ट प्लान तैयार करता है, फिर इसके बाद पब्लिक ओपिनियन के लिए इसको जारी करता है, पब्लिक ओपिनियन मिल जाने के बाद उनको इनकॉर्पोरेट करता है, इनकॉर्पोरेट करने के बाद प्लानिंग कमीशन इसको कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजता है, कैबिनेट मंजूरी मिल जाने के बाद ये संसद में बहस के लिए जाता है, संसद का अनुमोदन मिलने के बाद ये अंतिम रूप से योजनाओं को अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद के पास रखा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद इसका अनुमोदन करती है तो पुनः इसको लागू करने की जिम्मेदारी प्लानिंग कमीशन पर यानी योजना आयोग पर होती है। योजना आयोग इन प्लान को इंप्लीमेंट करवाता है। इसका चूंकि 3 दिन में योजनाओं का संचालन संभव नहीं था, योजनाओं को बना पाना संभव नहीं था, इसलिए 1 अप्रैल 1951 से हमने योजनाओं की शुरुआत की। अर्थात हमारी जो पहली योजना थी उसकी शुरुआत हुई 1951-52 से लेकर के 1955-56 तक। तो हमारी योजना की पहली शुरुआत है 1951-52। ध्यान रहे, हम बार बार कहे जा रहे हैं शुरुआत हो रही है 1 अप्रैल 1951, अर्थात हम इसको कहेंगे 1951 to 52 to 55-56। इस पर हम थोड़ी देर बाद पुनः वापस आते हैं। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें कि प्लानिंग कमीशन का स्वरूप क्या होता है। प्लानिंग कमीशन का स्वरूप है, चूंकि हमने आपको पहले ही बताया है, योजना आयोग एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संविधानेतर निकाय है, संवैधानिक संस्था, संविधानेतर निकाय इसको कहते हैं। इसको हम एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में जानते हैं। इसके प्लानिंग कमीशन के सुझावों को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, क्योंकि ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, ये एक परामर्शदात्री संस्था है। तो इस परामर्शदात्री को संस्था को कैसे लागू किया जा सकता है, इसको
आप इंप्लीमेंट करते हैं कैबिनेट अप्रूवल के द्वारा। तो इसका जो प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इसका एक्स ऑफिसियो का मतलब आप जानते हैं पदेन अध्यक्ष होता है। पहले सर्वप्रथम चेयरमैन की अगर बात किया जाए तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं कि सबसे पहले हमारे जो चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके बाद एक डिप्टी चेयरमैन होता है जो फुल टाइम होता है, उपाध्यक्ष जिसको हम कहते हैं, उपाध्यक्ष पूर्णकालिक होता है। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। उपाध्यक्ष की सबसे पहले प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे आप जानते होंगे, गुलजारी लाल नंदा थे। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। और इसके बाद आप यहां पर दो फैक्ट चाहे नोट करते चलें। प्रथम चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू, अभी तक टोटल 12 योजनाएं बनी हैं। इसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में जब आई तो 1 जनवरी 2015 से बीजेपी गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन की जगह पर नीति आयोग ले आए और उन्होंने 2 साल बचा हुआ था, जो 2017 में जो प्लानिंग 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल समाप्त हो रहा था, उस 2 साल को ट्रांजिशन पीरियड के रूप में ले लिया और उन्होंने नीति आयोग लागू कर दी। तो अर्थात 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद कोई योजना नहीं बनी है। तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आज तक प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, अंतिम योजना आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह और इसके बाद योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया। तो मोंटेक सिंह आहलूवालिया को आप अंतिम उपाध्यक्ष के रूप में ले सकते हैं। इसके अलावा डिप्टी चेयरमैन प्रथम थे ये, अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया। मोंटेक सिंह आहलूवालिया। इसके अलावा मेंबर्स होते हैं जो फुल टाइम होते हैं। इस मेंबर्स में मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं 3 कैबिनेट मिनिस्टर, फाइनेंस, एग्रीकल्चर और एक्सटर्नल अफेयर। 3 कैबिनेट मिनिस्टर अनिवार्यता होते ही हैं। वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और विदेश मंत्री। इसके अलावा कभी कभी इसमें सरकार अपने अनुसार फेरबदल कर सकती है। जैसे 12वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना में रक्षा मंत्री को भी इसमें शामिल किया गया था और वाणिज्य मंत्री को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। तो लेकिन 3 मिनिस्टर जो कैबिनेट रैंक के होंगे वो यहां पर शामिल होंगे ही होंगे। इसके अलावा सेक्रेटरी होते हैं, ये फुल टाइम होता है। ये कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक का आईएएस अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा फुल टाइम मेंबर्स होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ होते हैं। सामाजिक क्षेत्र से, आर्थिक क्षेत्र से, अपने अपने क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों को फुल टाइम मेंबर के रूप में शामिल किया जाता है। इनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है इनको। राज्य मंत्री का दर्जा मिलने से ये फुल टाइम मेंबर्स हैं।
मिनिस्टर्स हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के होते हैं फुल टाइम, इनको मिला करके हमारी प्लानिंग कमीशन की स्ट्रक्चर खड़ा होता है। और अब प्लानिंग कमीशन का जब स्ट्रक्चर खड़ा हो गया तो प्लानिंग कमीशन कार्य कैसे करेगा इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें। प्लानिंग कमीशन सबसे पहले बनाएगा ड्राफ्ट आउटले तैयार करेगा, फिर इसके बाद पब्लिक ओपिनियन लेगा, पब्लिक ओपिनियन के बाद इसको फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेगा, फाइनल ड्राफ्ट होगा, फाइनल ड्राफ्ट के बाद कैबिनेट अप्रूवल होगा, कैबिनेट अप्रूवल मिलने के बाद पार्लियामेंट संसद की सहमति ली जाएगी और इसके बाद एनडीसी। अब थोड़ा सा आपको बता दें, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद में प्लानिंग कमीशन के जितने लोग हैं, प्लानिंग कमीशन में हमने आपको बताया चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, फुल टाइम मेंबर्स तो शामिल है ही हैं। इसके अलावा उसमें 3 कैबिनेट मिनिस्टर शामिल हैं। लेकिन प्लानिंग कमीशन के साथ साथ प्लानिंग कमीशन पूरा शामिल होगा, इसके अलावा ऑल सीएम्स, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। इसलिए इस एनडीसी को कई बार सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है, सुपर कैबिनेट, क्योंकि इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया जाता है, इसलिए इसको सुपर कैबिनेट का दर्जा भी मिलता है। तो प्लानिंग कमीशन जब यह तैयार करता है तो अंतिम रूप से योजनाओं का अनुमोदन कौन करता था? राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ये रहा हमारे पूरे योजना का स्ट्रक्चर। अब हम लोग आते हैं कि योजनाओं का टाइम पीरियड क्या क्या रहा। टाइम पीरियड को लेकर के आप लोगों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो 28 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना के बाद 1 अप्रैल 1951 से योजना की शुरुआत होती है। योजना की शुरुआत। तो अब हम टाइम पीरियड को लेकर के बात करते हैं, सिर्फ टाइम पीरियड को ध्यान में रखिएगा। पहली योजना हमारी है 1951-52। अब यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन भी मैं बताते चलता हूं आपको, वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा और आपको टाइम पीरियड को लेकर के फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। सामान्यतः जब आपसे कहा जाता है तो एक चीज और बता दें, टाइम पीरियड पर आने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे यहां योजनाएं जो हैं वो 5 साल के लिए बनती हैं। यहां पर हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं कि योजनाएं 5 साल की होती हैं। अर्थात जैसे हमने योजनाओं की रूपरेखा जो ली थी वो सोवियत संघ से ली थी, लेकिन हर जगह पर जैसे ब्रिटिश, हमारे यहां सरकार का कार्यकाल 5 साल का होता है, हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट का सिस्टम लिया था 5 ईयर का, तो 5 साल की योजनाओं का रूपरेखा तैयार किया। लेकिन योजनाओं का जो स्वरूप होगा वो समाजवादी स्वरूप हमने लिया था रूस के योजनाओं को ध्यान में रख करके।
अमेरिका में योजनाएं 4 साल की होती हैं, ब्रिटेन में भी योजनाएं 5 साल की होती हैं, रसिया में योजनाएं 6 साल के लिए होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो योजनाएं होती हैं, टाइप ऑफ प्लानिंग पर हम थोड़ा सा बाद में आते हैं। योजनाओं का कार्यकाल कैसे होता है, कितने समय के लिए होता है, उस पर हम बाद में आते हैं। तो हम आप यूं कहें, हम यहीं पर इसकी बात करते हुए चलते हैं। टाइप ऑफ प्लानिंग, तो प्लानिंग योजनाओं को हम शॉर्ट टर्म प्लान 1 साल के लिए योजनाएं, इसको ईयरली प्लान भी कहते हैं, वार्षिक योजनाएं। इसके अलावा मिड टर्म प्लान जो होता है वो 4, 5 या 6 साल के लिए होता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म प्लान जो बनता है वो 10, 15 या 20 साल के लिए बनता है। लॉन्ग टर्म प्लान को हम पर्सपेक्टिव प्लान भी कहते हैं। पर्सपेक्टिव प्लान अर्थात दृष्टि नियोजन। आपने अगर सुना होगा तो हमारे यहां लिया जाता था विजन 2020। विजन 2020 में हम क्या बात करते थे? दृष्टि नियोजन की बात करते थे, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान। अर्थात हमने 20 साल के लिए, पहले जब योजनाएं बनती थी तो ये कहा जाता था वर्ष 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, या 2025 तक हमको भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, 2045 तक भारत को हमको एक स्मार्ट सिटी के रूप में खड़ा करना है। तो ये क्या हुआ? लॉन्ग टर्म प्लान। अब इस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेने के लिए हम मिड टर्म प्लान बनाते हैं। 5 साल की योजना बना करके हम उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं कि इन टारगेट को, लॉन्ग टर्म टारगेट को अचीव करने के लिए हमारी कार्य योजना कैसी होगी। तो हम 5 साल, भारत में 5 साल की योजना बनती है। इस 5 साल की योजना को लागू करने के लिए हम 1 साल तक की योजना की रूपरेखा पर बात करते हैं। अर्थात इसके लिए हम बजट बनाते हैं, बजट का एलोकेशन करते हैं। तो भारत में ये 1 साल का और ये 5 साल की योजनाओं का रूपरेखा प्रस्तुत किया जाता था। तो अब हम जो बात करने चल रहे हैं वो बात करने चल रहे हैं टाइम पीरियड पर। तो ज्यादा डिटेल में योजनाओं के और टाइप्स जैसे इंडिकेटिव प्लानिंग, पर्सपेक्टिव प्लानिंग, डायरेक्टिव प्लानिंग, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, इन सब पर बात करने के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इन सब को अगर हम बात करना शुरू कर देंगे तो हमारा ये टाइम पीरियड, योजनाओं का टारगेट, किस योजना का क्या उद्देश्य था, ये सारा चीज छूट जाएगा। तो हम टाइप ऑफ प्लानिंग पर बाद में दूसरे वीडियो में बात करेंगे। हम इस वीडियो में बात करते हैं प्लानिंग का टाइम पीरियड। तो पहली योजना हमारी शुरू हुई 1951-52 से, 5 साल की योजना है। तो जनरली आप लोग क्या कर देते हैं, 5 साल इसमें जोड़ देते हैं। 1951-52 में 5 साल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 56, 57। क्या ये सही है? आप जरा इस चीज को ध्यान में देख करके देखिएगा, क्या ये सही है? अगर हम आपको इसको थोड़ा सा करके दिखाएं तो ये देखिए, 1951, 52, 53, 54, 54, 54, 55, 55, 56, 56, 57, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
5 साल की योजना है, योजनाएं 5 साल के लिए होती हैं और यहां आपने 6 साल किया हुआ है। तो गलती कहां हो रही है? गलती ये हो रही है जब ये 51, 52 हमने कहा तो 1 साल तो ये है ही है, 1 साल ये है। यहां पर हमें 56, 57 ना लिख करके क्या करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है। 1 साल ये हमारा है, हमें सिर्फ 4 साल जोड़ना है। कितना? 4 साल। तो 51 में जोड़िए तो ये हो जाएगा 55, 52 में 4 साल जोड़िए ये हो जाएगा 56। तो ये हमारा हो गया 55, 56। ये हमारी पहली योजना है, फर्स्ट प्लान। अगर अब हम देखें तो हमारी 5 साल की योजना तैयार है। तो इस तरह से आप बड़े आराम से जोड़ते हुए चलते चलिए, आराम से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो चलिए हम लोग जोड़ करके देखते हैं कि कौन सी योजना कितने साल चली। तो पहली योजना 1951, 52, 4 साल जोड़िए 55, 56। अब हम क्या करेंगे, इस 56 को यहां से उठाएंगे। दूसरी योजना के लिए 1956, 57, यानी हम इस लास्ट ईयर को उठाएंगे जो 3 महीने हैं, यहां से हम उठाएंगे 56, 57 जोड़िए 4 साल। तो क्या होगा 60, 57, 4, 61। अब ध्यान दीजिएगा 61 को यहां से उठाएंगे 1961, 62, फिर 4 साल जोड़िए और यहां हो जाएगा 65 और 66। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात रहेगी। 66, 67, 66, 68, 68, 69, ये 3 साल प्लान हॉलिडे था। इसका कारण क्या था? प्लान हॉलिडे क्यों आया, प्रॉब्लम क्या थी, इस पर हम थोड़ा सा अभी आते हैं। अभी हम सिर्फ आपको टाइम पीरियड बता दें। अब हम क्या करेंगे, यहां से लेते हैं 69, 70, यहां से ले रहे हैं 69, 70 और अब करिए 4 साल जोड़िए 73, 74। 5वीं योजना आई 1974, 75 से लेकर के फिर 4 साल जोड़िए 78, 79, 79, 80 फिर प्लान हॉलिडे है। यहां पर फिर एक क्वेश्चन बनता है कि ये प्लान हॉलिडे आया क्यों, रोलिंग प्लान कब इंप्लीमेंट किया गया, इसके अलावा कौन सी योजना सिर्फ 4 साल चली थी और किस योजना को 5 साल की मान लिया गया था, कौन सी योजना अपने 2 कार्यकाल के लिए 2 बार लागू की गई। तो हम इस पर थोड़ा देर में आते हैं। पहले हमने जो जैसा बात किया है टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। तो फिर से आ गए 6 पर। अब हमारे पास है 1980, 81 से लेकर के फिर वही 84, 85। 7वीं योजना, 7वीं योजना के लिए हम फिर लेंगे 1985, 86 से लेकर के 89, 90। फिर ध्यान दीजिएगा 90, 91, 91, 92, ये 2 साल फिर प्लान हॉलिडे है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हम आपको थोड़ा सा अभी रुक करके बताएंगे। 8वीं पंचवर्षीय योजना फिर आपका चलता है। फिर यहां से हम 92 लेंगे, 92, 93 से लेकर के 96, 97, 4 साल जोड़ते चलिएगा। 4 साल लास्ट उठाना है और 4 साल जोड़ना है। 9वीं योजना 1997 से लेकर 97
98 से लेकर के फिर जोड़ दीजिए 2001-2 तक, 98-4-2। 10वीं योजना 2002-3 से लेकर के फिर 4 साल जोड़ दीजिए 6-7 तक। 11वीं योजना 2007-8 से लेकर के 2011-12 तक। 12वीं योजना 2012-13 से लेकर के 2016-17 तक, यानी 31 मार्च 2017 को 12वीं पंचवर्षीय योजना खत्म होनी थी, लेकिन सरकार ने इसके पहले ही जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना करने के साथ ही इसको 2 साल का ट्रांजिशन पीरियड मान लिया और 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद कोई भी योजना नहीं लाई। अब यहां पर हमारे सामने पूरी 12 पंचवर्षीय योजनाएं रखी हुई हैं। यहां पर पहला सवाल आता है, ये प्लान हॉलीडे क्यों हुआ? दूसरी, हमने जब प्लानिंग की शुरुआत करी थी तो उस प्लानिंग की शुरुआत करने में हमने किस तरह की योजना की, मिश्रित अर्थव्यवस्था की योजना शुरुआत करी, क्या समस्याएं थी, एक एक करके हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट किया है तो हम आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिए, टाइम पीरियड को नोट कर लीजिए। अब हम एक एक करके बात करने चल रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा मिटाएंगे और इसके बाद फिर आपको हम रिकॉल कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसको नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट किया है तो आप फिर से नोट कर लीजिए। वैसे भी नोट करने की जरूरत नहीं है, हम आपको पहले ही बताए, केवल 1 साल याद रखिए, 51-52 4 साल जोड़ते जाइए। 4 साल जोड़ने में लास्ट ईयर फिर से उठाइए 56-57, फिर 4 साल जोड़ दीजिए, फिर यहां से लास्ट उठाइए 61-62, फिर आप 4 साल जोड़ दीजिए। ध्यान रखना है आपको प्लान हॉलीडेज कब थे। 3 साल का प्लान हॉलीडे ये था, 1 ईयर का प्लान हॉलीडे ये था, 3-1-4 हो गया, और 2 साल का प्लान हॉलीडे ये था। तो केवल अभी तक हमारे यहां योजनाओं में 6 वर्ष ऐसे हैं जब कोई योजना नहीं बनाई जा सकी थी। तो चलिए हम लोग एक एक करके बात करते हैं योजनाओं की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब योजना की शुरुआत की गई, जब योजनाओं की शुरुआत की गई तो हमारे पास 2-3 बड़ी समस्याएं थी। एक तो ये था कि भारत का विभाजन हुआ था, भारत का विभाजन। दूसरा था देशव्यापी अकाल, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ा था। और तीसरी समस्या थी विस्थापन की, माइग्रेशन, अर्थात जो भारत पाकिस्तान के रूप में बंटवारा हुआ तो एक बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया और दूसरा उत्पादक क्षेत्र बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बांग्लादेश अलग हो गया। ये दोनों कृषि क्षेत्र से दोनों महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। भारत में जब योजनाएं लागू की जा रही थी तो उस समय चूंकि कृषि एक ऐसा आधारभूत ढांचा था जिस पर अधिकांश जनसंख्या आधारित थी, उद्योग धंधे विकसित थे नहीं, लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं थी, तो इसलिए उद्योगों को लगाया नहीं जा सकता था। समस्याएं 3 थी। भारत का विभाजन हुआ तो विस्थापन की समस्या आ गई। अब जितने लोग माइग्रेट होकर के पाकिस्तान से आए उनके लिए आवास, रोजगार की व्यवस्था करनी थी, तो कहां इनको दिया जाए। देशव्यापी अकाल पड़ गया, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर भी जो था वो सूखे की चपेट में आ गया। इन्हीं सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय किया जाना था कि पहली पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट प्लान को किस रूप में लागू किया जाए। तो पहली योजना को हमने इसीलिए ALDS का मतलब होता है
एग्रीकल्चर लेड डेवलपमेंट स्कीम के रूप में लागू किया था। तो अभी हम 1 बाय 1 करके एक एक योजनाओं को पढ़ाना शुरू कर देंगे, तो फिर 12 योजनाओं को पढ़ाने के लिए आपको कम से कम 6 घंटे लग जाएगा। तो यहां पर हम थोड़ा सा बता करके आपको सीधे आगे बढ़ रहे हैं। पहली योजना थी कृषि प्रधान। अभी हम आपको एक चार्ट देंगे, कृषि प्रधान एक चार्ट देंगे, उस चार्ट में कौन सी योजना का टारगेट क्या था उस पर हम बात करेंगे। हम बात कर लें टाइम पीरियड पर। तो पहली योजना जब ये शुरू हुई तो हमारे सामने ये 3 समस्याएं थी, इसीलिए कृषि प्रधान योजना की शुरुआत की गई। इसके अलावा अब आ जाइए, योजनाओं में जो प्लान हॉलिडे था ये 66-67, ये प्लान हॉलिडे हुआ क्यों? ये प्लान हॉलिडे हुआ क्यों? देखिए, प्लान हॉलिडे का कारण कई था। पृष्ठभूमि तो शुरू हो गया था 1962 में ही। भारत इंडिया चाइना वार, इंडिया चाइना वार हुआ। 1965 में इंडिया पाकिस्तान वार हुआ। यानी जब तक भारत इस चाइना वार से उबर के निकलता तब तक पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। 1965 में भारत पाकिस्तान का वार हुआ। इसी बीच 27 मई 1964 को नेहरू जी का निधन हो गया। नेहरू जी का निधन, नेहरू जी के निधन से यह हुआ कि देर वाज ए गैप, पॉलिटिकल गैप हो गया। पॉलिटिकल गैप कहां हो गया? कांग्रेस में सेकेंड जनरेशन के जितने भी लीडर्स थे आपस में लड़ना शुरू कर दिए। जब आपस में लड़ना शुरू कर दिए सेकेंड जनरेशन के जितने भी नेता थे, तो ये हुआ कि अब पीएम बने कौन? इसी बीच शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी पीएम बनते हैं, और जैसे ही पीएम बने तब तक भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया। भारत पाकिस्तान का युद्ध अभी खत्म भी नहीं हुआ, शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता हुआ, और शिमला समझौता होने के दौरान ही शिमला समझौता हुआ, इसके तुरंत बाद शास्त्री जी का निधन। शास्त्री जी का निधन हो गया। अब फिर एक बार पॉलिटिकल गैप उत्पन्न हो गया। इसी बीच 1966 में फिर से ड्रॉट, सूखा आ गया। अब ध्यान रखिए, जो रिसोर्सेस, एक तो जब योजनाएं बनती हैं तो ड्राफ्ट बनाने से लेकर के ड्राफ्ट आउटले जारी करने, पब्लिक ओपिनियन, इसके बाद उसको फिर इंप्लीमेंट करना, फाइनल ड्राफ्ट बनाना, फाइनल आउटले बनाना, कैबिनेट अप्रूवल, पार्लियामेंट अप्रूवल, एनडीसी का अप्रूवल, इतना लेने में कम से कम 7-8 महीना या कभी कभी 1 वर्ष बीत जाता है योजनाएं बनाने में। और यहां आप देख रहे हैं परिस्थितियां, घटनाक्रम कितनी तेजी से चेंज हो रही हैं। जैसे ही इन सब चीजों से उबर करके आप योजनाएं बनाने की बात करते, जो संसाधन आप योजनाओं में लगा सकते थे, तब तक आप फिर देशव्यापी सूखा उत्पन्न हो गया। इन्हीं बीच में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया, और इंदिरा गांधी जी ने, अभी ये अनुभव, इनको उतना ज्यादा एक्सपीरियंस था नहीं, तो अनुभव की कमी की वजह डॉट, नेहरू, शास्त्री जी का निधन, नेहरू जी का निधन, इंडिया पाकिस्तान वार, इन्हीं सब परिस्थितियों की वजह से ये 3 साल 66, 67, 68 में, 68, 69, 67, 68, 69 और 66, 67 में प्लानिंग योजनाएं नहीं बनाई जा सकी, यानी यहां पर योजनाओं में गैप हो गया। अब आते हैं इस पर। अब ध्यान दीजिए, जो दूसरी योजना थी, जो दूसरा प्लान हॉलिडे है, वो है आपका
79-78 आप जानते हैं 1975 में इमरजेंसी लगी, आपातकाल लगा। आपातकाल के बाद जनता पार्टी सत्ता में आई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई ने, अभी आप ध्यान दीजिए, ये जो 5वीं योजना है जो चल रही है, मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने 5वीं योजना को 1977-78 अर्थात 78 में इन्होंने समाप्त घोषित कर दिया। समाप्त घोषित कर दिया, समाप्त कर दिया। और 78-79 से लेकर के, फिर ध्यान दीजिएगा 4 साल बनाना है आपको, 82-83 के लिए 6 प्लान रोलिंग प्लान के रूप में, रोलिंग प्लान व्यावर्ती इसको कहते हैं हिंदी में, व्यावर्ती नियोजन के रूप में लागू करने की कोशिश करी। रोलिंग प्लान क्या होता है? अर्थात 78, 79, 79, 80, 80, 81, 81, 82, 82, 83, ये इन्होंने 6 प्लान को लागू किया। अब ये था रोलिंग प्लान। ये काम कैसे करता है? अर्थात जैसे ही 78, 79 बीतेगा, यहां से 1 साल कम हो जाएगा और ये योजना 1 साल रोल होकर के इसमें 1 साल अपने आप जुड़ जाएगा। जैसे ही 79, 80 बीतेगा, यहां 1 साल अपने आप जुड़ जाएगा। अर्थात योजना यहां पर ये प्लस होता जाएगा, यहां ये माइनस होता जाएगा। योजना रोल करके अपने आप आगे बढ़ती जाएगी। 2 साल बीता, 2 साल के बाद चूंकि मोरारजी देसाई सत्ता से हट गए, फिर से चुनाव हुआ देश में। अभी 1980 में जैसे इंदिरा गांधी आई, उन्होंने इस रोलिंग प्लान को खत्म कर दिया। इंदिरा गांधी जैसे ही सत्ता में आई, और इस 2 साल को, ये जो 2 इयर्स था, 2 इयर्स, इसको इन्होंने इस योजना में फिर से जोड़ दिया। और 5वीं योजना जो यहां पर 77-78 में समाप्त घोषित कर दी गई थी, यानी 31 मार्च 1977 को जो समाप्त घोषित कर दी गई थी, उस योजना में इन्होंने 2 ईयर को प्लस कर दिया और 5वीं योजना को पूर्ण मान लिया। इसमें से इस ईयर को, ये जो साल था, 1 साल को इन्होंने, 1 साल तो इन्होंने जोड़ दिया और इस योजना को 1 साल को प्लान हॉलीडे कर दिया। 78, 79 को 5वीं योजना में जोड़ करके इसको ये 78, 79 को जोड़ करके पूर्ण मान लिया और इसको प्लान हॉलीडे घोषित कर दिया। इसके साथ अब 6वीं योजना को 1980, 81 से 84, 85 के लिए पुनः घोषित किया। तो 6 प्लान एक ऐसी योजना है जो एक बार रोलिंग प्लान के रूप में यहां घोषित हुई थी और इसके बाद एक सामान्य प्लान के रूप में यहां घोषित हुई इंदिरा गांधी के द्वारा। तो जो प्रश्न आपसे कभी बन सकता है, यहां आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि 6वीं योजना
दो बार दो समयावधियों के रूप में घोषित की गई, 78, 79 से 82, 83 के लिए, फिर 1980, 81 से लेकर के 84, 85 के लिए। तो यहां पर इस प्लान हॉलिडे का ये मतलब था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 5 साल चली नहीं थी, बल्कि उसको 5 साल की योजना मान ली गई थी। 79, 80 को प्लान हॉलिडे के रूप में घोषित किया गया। अब इसके बाद हमारे सामने आता है तीसरा, अब आता है 90, 91 और 91, 92। ये 2 साल आपके फिर से प्लान हॉलिडे थे। प्लान हॉलिडे यहां पर होने का क्या कारण था? अब आप सिर्फ यहां ध्यान दीजिएगा, कुछ कालक्रम मैं बता रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। मैंने पहले ही बताया है कि योजनाएं बनने में टाइम लगता है, टाइम होकर के इंप्लीमेंट करना पड़ता है। अगर जल्दी जल्दी पर राजनीतिक किसी भी योजना को लागू करने के लिए राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक स्थिरता और आर्थिक स्थिरता 3 बहुत जरूरी चीजें हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है तो आप योजनाओं को लागू नहीं कर सकते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, 1989 में राजीव गांधी हैं, राजीव गांधी पीएम है। इसके बाद चुनाव होता है। 90 में आपके वीपी सिंह हैं, वीपी सिंह। इसके बाद 90, 91 में आपके चंद्रशेखर सिंह आ जाते हैं, चंद्रशेखर जी। और 91 में पीवी नरसिम्हा राव जी आ जाते हैं। आप ध्यान दीजिए, 89 से लेकर के 91 तक 2 साल 4 प्रधानमंत्री, राजनीतिक स्थिरता है ही नहीं है। अगर ये योजना बनाते तो स्वाभाविक है कि इनके अपने उद्देश्य होंगे, इनकी अपनी राजनीतिक इनकी अपनी प्रायोरिटी होगी, पॉलिटिकल एम्बिशंस होगा, इनकी अपनी प्रायोरिटी होगी, इनकी अपनी प्रायोरिटी होगी। सब ये टेक्निकल एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे, इन्होंने सोशल मुद्दों को ज्यादा ध्यान में दिया। जब ये आए तो उस समय परिस्थितियां थोड़ी दूसरी हो गई। इन परिस्थितियों में आपके सामने एक समस्या और आई, वो क्या था? गल्फ वार। गल्फ वार की वजह से आपका जो इंपोर्ट डेफिसिट था वो बहुत हाई हो गया, इंपोर्ट डेफिसिट हाई था। इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन वाज टू हाई, डबल डिजिट में था, लगभग 13% के आसपास था, डबल डिजिट में। गल्फ वार के कारण आप किस अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी। बहुत सारा आपका जो इंपोर्ट होता था ऑयल का वो गल्फ से आता था। इसी गल्फ वार की वजह से आपको थर्ड ऑयल शॉक था, तृतीय तेल झटका, थर्ड ऑयल शॉक। आपके पास सिर्फ 2 सप्ताह के लिए विदेशी मुद्रा भंडार बचा था, विदेशी मुद्रा भंडार केवल 2 सप्ताह के लिए। अब ऐसे में समझ सकते हैं कि जब देश दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है, 2 सप्ताह का विदेशी मुद्रा भंडार है। भारत ने वर्ल्ड बैंक से सहायता मांगी, वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया। IMF से सहायता मांगी, मना कर दिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड एक ऐसा था जिसने भारत को शर्तों पर, सोना गिरवी रखने पर कुछ अल्प समय के लिए हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन उपलब्ध कराया। जब आप लोन लेकर के आप अपनी इकोनॉमी को संभालने की स्थिति में हैं तो योजनाएं कैसे बनाएंगे और दीर्घकालिक लक्ष्य कैसे तय कर पाएंगे? इसलिए ये 2 साल हमारा प्लान हॉलिडे के रूप में निकल गया। क्योंकि इसी समय राजीव चुनाव होता है,
राजीव गांधी की हत्या होती है, उस समय पीवी नरसिम्हा राव बड़ी मुश्किल से प्रधानमंत्री बनते हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, तो उस समय मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया जाता है, उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, किसी तरीके से देश को आर्थिक व्यवस्था को ढर्रे पर लाया जाता है। तो ये परिस्थितियां रही आपके इस समय प्लान हॉलीडे की वजह से। ये रहा आपका पूरा प्लानिंग का स्ट्रक्चर। अब चूंकि एक वीडियो में सारा कुछ समाहित नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए इस लेक्चर को हम अपने यही रोक रहे हैं। अगले पार्ट में, इस लेक्चर के अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि पहली योजना से लेकर के 12वीं योजना तक किस योजना का टारगेट कितना था, अचीवमेंट क्या हुआ, कौन से सिद्धांत पर कौन सी योजना लागू की गई थी और उस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो उम्मीद आप इन दोनों वीडियो को जब एक साथ देखेंगे और इसके तीसरे पार्ट में हम आपसे बात करेंगे नीति आयोग पर। तो प्लानिंग का पूरा चैप्टर हमारा 3 पार्ट में होगा। एक तो ये पार्ट रहा आपका जब हमने टाइम पीरियड की बात करी, दूसरा उद्देश्यों को लेकर के, टारगेट्स को लेकर के हम बात करेंगे, और तीसरा हम नीति आयोग पर बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आएगा। दोनों तीनों वीडियो को आप जरूर देखिएगा। एक वीडियो को देखने से आपको सारे प्रश्न सॉल्व करने में असुविधा होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।